श्रीमान महेंद्र मोहन गुप्ता जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री प्रशांत मिश्र जी, उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, जागरण परिवार के सभी स्वजन, हमारे यहाँ कहा जाता है कि राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज अ प्राइस ऑफ लिबर्टी। और आप तो स्वयं दैनिक जागरण कर रहे हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि क्या लोग 24 घंटे में सो जाते हैं कि फिर 24 घंटे के बाद जगाना पड़ता है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे पहली अनिवार्यता है और वो है जागरूकता। और उस जागरूकता के लिए हर प्रकार के प्रयास निरंतर आवश्यक होते हैं। अब जितनी मात्रा में जागरूकता बढ़ती है, उतनी मात्रा में समस्याओं के समाधान के रास्ते अधिक स्पष्ट और निखरते हैं। जन भागीदारी सहज बनती है और जहां जन भागीदारी का तत्व बढ़ता है, उतनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, विकास की यात्रा को गति आती है और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। और उस अर्थ में लोकतंत्र की है पहली आवश्यकता कि निरंतर जागरण। जाने अनजाने में क्यों न हो, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र का एक सीमित अर्थ रहा और वो रहा चुनाव, मतदान और सरकार की पसंद। ऐसा लगने लगा मतदाताओं को, भाई चलिए चुनाव आया है तो अगले 5 साल के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा, और अगर 5 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट में फेल गया तो दूसरे को ले आएंगे। ये सबसे बड़ी हमारे सामने चुनौती भी है, कमी भी है। लोकतंत्र अगर मतदान तक सीमित हो जाता है, सरकार के चयन तक सीमित हो जाता है, तो वो लोकतंत्र पंगु हो जाता है। लोकतंत्र सामर्थ्यवान तब बनता है जब जन भागीदारी बढ़ती है। और इसलिए जन भागीदारी को हम जितना बढ़ाएं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम हमारे देश के आजादी के आंदोलन की ओर देखें, ऐसा नहीं है कि देश में आजादी के लिए मरने वालों की कोई कमी रही। देश जब से गुलाम हुआ तब से कोई दशक ऐसा नहीं गया होगा कि जहां देश के लिए मर मिटने वालों ने इतिहास में अपना नाम अंकित न किया हो। लेकिन होता क्या था, वे आते थे,
उनका एक जज्बा होता था और वो मर मिट जाते थे। फिर कुछ साल बाद स्थगितता आ जाती थी, फिर कोई पैदा होता था, फिर निकल पड़ता था, फिर शहादत हो जाती थी। आजादी के आंदोलन के लिए मरने वालों का तांता अविरत था, निरंतर था। लेकिन गांधी ने बहुत बड़ा जो बदलाव लाया वो ये था कि उन्होंने इस आजादी की ललक को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सामान्य मानवी को आजादी के आंदोलन का सिपाही बना दिया। एकांत वीर शहीद तैयार होता था तो अंग्रेजों के लिए निपटना बड़ा सरल था। लेकिन ये जो एक जनभावना का प्रबल आक्रोश प्रकट होने लगा था अंग्रेजों के लिए, उसको समझना भी मुश्किल था और उसको हैंडल कैसे करना ये भी मुश्किल था। और महात्मा गांधी ने इसको इतना सरल बना दिया था कि भाई देश की आजादी चाहिए ना, अच्छा तुम ऐसा करो, तकली लेकर के, रुई लेकर के धागा बनाना शुरू कर दो, देश को आजादी आ जाएगी। किसी को कहते हैं अच्छा तुम्हें आजादी का सिपाही बनना है, क्योंकि कोई अगर तुम्हारे गांव में निरक्षर हैं उनको शिक्षा देने का काम करो, आजादी आ जाएगी। किसी को कहते थे तुम झाड़ू लगाओ, आजादी आ जाएगी। उन्होंने हर सामाजिक काम को स्व से अलग जो भी होता था उसको उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकताओं के साथ जोड़ दिया और जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। सिर्फ सत्याग्रह यही जन आंदोलन नहीं था। समाज सुधार का कोई भी काम एक प्रकार से आजादी के आंदोलन का एक हिस्सा बना दिया गया था। और उसका परिणाम ये आया कि देश के हर कोने में हर समय कुछ न कुछ चलता था। कोई कल्पना कर सकता है अगर आज बहुत बड़ा कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा, कोई बहुत बड़ा आंदोलन शास्त्र का जानकार होगा और उसको कहा जाए कि भाई एक मुट्ठी भर नमक उठाने से कोई सल्तनत चली जा सकती है, क्या ये थीसिस तुम जरा बना के दो, हमको सोच के दो। मैं नहीं मानता हूं कोई कल्पना कर सकता है कि एक मुट्ठी भर नमक उठाने की बात एक सल्तनत को नीचे गिराने के कारण बन सकती है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन्होंने आजादी के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया। आजादी के बाद अगर देश ने अपनी विकास यात्रा का मॉडल गांधी से प्रेरणा लेकर के जन भागीदार वाली विकास यात्रा, जन आंदोलन वाली विकास यात्रा, उसको अगर तवज्जो दी होती तो आज जो बन गया है कि सब कुछ सरकार करेगी। कभी कभी तो अनुभव ऐसा आता है, किसी गांव में एक गड्ढा हो रोड पर और 500 रुपये के खर्च से वो गड्ढा भरा जा सकता हो, लेकिन गांव का पंचायत का प्रधान, गांव के 2-4 और मुखिया किराए पर जीप लेंगे, 700 रुपया जीप का किराया देंगे और स्टेट हेडक्वार्टर पे जाएंगे और मेमोरेंडम देंगे कि हमारे गांव में गड्ढा है, उस गड्ढे को भरने के लिए कुछ करो। ये एक स्थिति बन चुकी है, सब कुछ सरकार करेगी। गांधी जी का मॉडल था सारी जनता सब कुछ करेगी। आजादी के बाद जन भागीदारी से अगर विकास यात्रा का मॉडल बनाया गया होता तो शायद हम सरकार के भरोसे जिस गति से चले हैं, अगर जनता के भरोसे चलते तो उसकी गति हजारों गुना तेज होती, उसका व्याप, उसकी गहराई अकल्पित होती। और इसलिए आज समय की मांग है कि हम भारत की विकास यात्रा को
डेवलपमेंट को एक जन आंदोलन बनाएं। समाज के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैं अगर स्कूल में टीचर हूं, मैं क्लास में पूरा समय अगर पढ़ाता हूं, अच्छे ढंग से पढ़ाता हूं, मतलब कि मैं मेरे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं अगर रेलवे का कर्मचारी हूं और मेरे पास जिम्मा है रेल समय पर चले, मैं इस काम को ठीक से करता हूं, रेल समय पर चलती है, मतलब मैं देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूं। मैं देश को आगे ले जाने की जिम्मेवारी निभा रहा हूं। हम अपने कर्तव्य को, हर अपने काम को, राष्ट्र को आगे ले जाने का मेरा दायित्व मैं निभा रहा हूं, इस प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं तो आप देखिए हर चीज का अपना एक संतोष मिलता है। इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार से जन आंदोलन का रूप ले रहा है। वैसे ये काम ऐसा है कि किसी भी सरकार और राजनेता के लिए इसको छूना मतलब सबसे बड़ा संकट मोलने वाला विषय है, क्योंकि कितना ही करने के बाद दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर तस्वीर छप सकती है कि मोदी बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन यहां कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। ये संभव है, लेकिन क्या इस देश में माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है? और अनुभव ये आया कि आज देश का सामान्य वर्ग यहां जो बैठे हैं, आपके परिवार में अगर पोता होगा तो पोता भी आपको कहता होगा कि दादा ये मत करो, मोदी जी ने मना किया है। ये जन आंदोलन का रूप है जो स्थितियों को बदलने का कारण बनता है। अब हमारे देश में वो एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ कहें तो देश उठ खड़ा होता था, मानता था। लेकिन धीरे 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 वो स्थिति करीब करीब ठीक है, आप लोग को तो मजा है, नेता बन गए हो, आपको क्या गंवाना है, आप तो कह दोगे, ये स्थिति आ चुकी थी। लेकिन अगर ईमानदारी से समाज की चेतना को स्पर्श किया जाए तो बदलाव आता है। अगर हम ये कहें कि भाई आप गरीब के लिए अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दो, छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये देश, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं, 52 लाख लोग ऐसे आए जिन्होंने सामने से होकर के अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। ये जन मन कैसे बदल रहा है उसका ये उदाहरण है। और सामने से सरकार ने भी कहा कि आप जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ोगे वो हम उस गरीब परिवार को देंगे जिसके घर में लकड़ी का चूल्हा जलता है, धुआं होता है और बच्चे बीमार होते हैं, माँ बीमार होती है, उसको मुक्ति दिलाने के लिए करेंगे। और अब तक 52 लाख लोगों ने छोड़ा, 46 लाख लोगों को, 46 लाख लोगों को ऑलरेडी गरीबों को आवंटित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिसने छोड़ा था उसको बता दिया गया कि भाई तुमने मुंबई में ये छोड़ा, लेकिन राजस्थान के जोधपुर के उस गांव के अंदर उस व्यक्ति को ये दे दिया गया है। इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जिसने छोड़, अब इसमें कोई पैसों का विषय नहीं है, समाज के प्रति कर्तव्य भाव जगाने का एक प्रयास किस प्रकार से परिणाम लाता है। हम अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बने उसके साथ पले बड़े हैं। ये सही है कि हम गुलाम थे, अंग्रेज हम पर भरोसा क्यों करेगा, कोई कारण ही नहीं था। और इसलिए उस समय जो कानून बने वो जनता के प्रति अविश्वास को मुख्य मान करके बनाए गए। हर चीज में जनता पर अविश्वास पहली बेसलाइन थी। क्या आजादी के बाद हमारे कानूनों में वो बदलाव नहीं आना चाहिए जिसमें हम जनता पे सबसे ज्यादा भरोसा करें? कोई कारण नहीं है कि सरकार में जो पहुंच गए, मैं इलेक्टेड लोग नहीं कह रहा हूं, सारी सिस्टम के, कोई भी ब्यूरोक्रेसी में कहीं पर भी मुलाजिम होगा, क्लार्क होगा,
जो इस व्यवस्था में आ गए वे तो ईमानदार है, लेकिन जो व्यवस्था के बाहर है वे याचक है। ये खाई लोकतंत्र में मंजूर नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में खाई रहनी नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। हम लोगों को सरकार में कोई एप्लीकेशन अगर करनी है, कहीं पर भी एप्लीकेशन करनी है, तो अपने जो सर्टिफिकेट होते थे वो उसके साथ जोड़ने होते थे, अटैच करने पड़ते थे। हमें क्या था कानून कि आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाकर के थप्पा मरवाना पड़ेगा, उसे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, तब जाएगा। अब वो कौन गैजेटेड ऑफिसर है कि जो वेरीफाई करता है? अच्छा देखा, आपका चेहरा ठीक है, ये कौन करता है? कोई नहीं करता। वो भी समय के अभाव से ठोकता जाता है। वो व्यक्ति घर के बाहर एक क्लार्क लड़का बैठता है, वो देता है। हमने आकर के कहा, मैंने कहा भाई भरोसा करो ना लोगों पर। हमने कहा ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जेरोक्स का जमाना है, तुम जेरोक्स करके डाल दो, जब फाइनल वेरिफिकेशन की जरूरत होगी तब ओरिजिनल देख लिया जाएगा। और आज वो चला गया विषय। चीजें छोटी हैं, लेकिन ये उस बात का प्रतिबिंब करती हैं कि हमारी सोच किस दिशा में है। हमारी पहली सोच ये है कि जन सामान्य पर भरोसा करो, उन पे विश्वास करो, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करो। अगर हम जन सामान्य के सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं तो वो सच्चे अर्थ में लोकतंत्र लोक शक्ति में परिवर्तित होता है। हमारे देश में लोकतंत्र के सामने दो खतरे भी हैं। एक खतरा है मनतंत्र का, दूसरा खतरा है मनीतंत्र का। आपने देखे होंगे, इन दिनों जरा ज्यादा देखने को लगते हैं, मेरी मर्जी, मेरा मन करता है मैं ऐसा करूंगा। क्या देश ऐसे चलता है क्या? मनतंत्र से देश नहीं चलता है, जनतंत्र से देश चलता है। आपके मन में आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन इससे व्यवस्थाएं नहीं चलती है। हर किसी को, अगर सितार में एक तार ज्यादा खींचा होता है तो भी सुर नहीं आता है, और एक तार ढीला होता है तो भी सुर नहीं आता है। सितार के सभी तार समान रूप से उसकी खिंचाई होती है, तब जाकर के आता है। और इसलिए मनतंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है, मनतंत्र से जनतंत्र नहीं चलता है। जनतंत्र की पहली शर्त होती है, मेरा मन में जो भी है जन व्यवस्था के साथ मुझे उसको जोड़ना पड़ता है, मुझे एसिमिलेट करना पड़ता है, मुझे अपने आप को डाइल्यूट करना पड़े तो डाइल्यूट करना पड़ता है। और अगर मुझ में रुतबा है तो मेरे विचारों से कन्विंस कर करके मेरा कुनबा बढ़ाते बढ़ाते लोगों को साथ लेके चलना होता है। हम इस तरीके से नहीं चल सकते। और दूसरा चिंता का विषय होता है मनीतंत्र। भारत जैसे गरीब देश में ये मनीतंत्र लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात कर सकता है। हम उससे लोकतंत्र को कैसे बचाएं, उस पर हमारा कितना बल होगा, मैं समझता हूं। उसके आधार पर अगर हम प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कि पत्रकारिता भारत में, अगर हम पत्रकारिता की तरफ नजर करें, एक मिशन मोड में हमारी यहां पत्रिका चली। जर्नलिज्म, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, एक कालखंड था जहां पत्र पत्रिका की मूल भूमिका रही समाज सुधार की। उन्होंने समाज में जो बुराइयां थे उस पर प्रहार किए, अपनी कलम का पूरा भरपूर उपयोग किया। अब राजा राम मोहन राय देख लीजिए, या गुजरात की और वीर नर्मद को देख लीजिए, वो कितने सालों पहले, शताब्दी पहले, वे अपनी इस ताकत का उपयोग समाज पर कुठाराघात करते थे, समाज की बुराइयों पर ताकत दिखाते थे। दूसरा एक कालखंड आया जिसमें हमारी पत्रकारिता ने आजादी के आंदोलन को एक बहुत बड़ा बल दिया। लोकमान्य तिलक को हो, महात्मा गांधी को, अरविंद घोष को हो, सुभाष बाबू को हो, लाला लजपत राय का हो, सबको।
उन्होंने कलम हाथ में उठाई, अखबार निकाले और उन्होंने अखबार के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन को चेतना दी। और हम कभी कभी सोचे तो हमारे देश में इलाहाबाद से एक स्वराज नाम का अखबार निकलता था, आज़ादी के आंदोलन का उस राहबर था। और हर अखबार के बाद जब एडिटोरियल निकलता था, एडिटोरियल छपता था और एडिटोरियल लिखने वाला संपादक जेल जाता था, इतना जुल्म होता था। तो स्वराज अखबार ने एक दिन एडवर्टाइजमेंट निकाली। उसने कहा हमें संपादकों की जरूरत है, तनख्वाह में 2 सूखी रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी और एडिटोरियल छपने के बाद जेल में निवास। ये ताकत देखिए साहब, ये ताकत देखिए। इलाहाबाद से निकलता हुआ स्वराज अखबार ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी थी। उसके सारे संपादक की एक बात, जेल निश्चित थी, वो जेल जाते थे, संपादक ये लिखते थे और लड़ाई लड़ते थे। आज़ादी के आंदोलन में पत्रकारिता ने बहुत बड़ा रोल किया। हिंदुस्तान के गणमान्य लोगों का उसके साथ नाता रहा। कुछ मात्रा में तीसरा काम जो रहा, मिशन मोड पे चला है, और वो है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। चाहे समाज सुधार की बात हो, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो, हमारे देश की पत्र पत्रिकाओं ने हर समय अपने कालखंड में कोई न कोई सकारात्मक भूमिका निभाई है। ये मिशन मोड, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। उसको कोई चोट ना पहुंचे, उसको कोई आंच ना आ जाए, बाहर से भी नहीं, अंदर से भी नहीं। ये जितनी सजगता हमारी होगी, मैं समझता हूं कि, और आज़ादी के आंदोलन की में, अब देखिए कनाडा से गदर अखबार निकलता था, लाला हरदयाल जी, और 3 भाषा में उस समय निकलता था, उर्दू, गुरुमुखी और गुजराती। और कनाडा से वो आज़ादी की जंग की लड़ाई लड़ते थे। मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये लोग थे जो लंदन से पत्रकारिता के द्वारा भारत की आज़ादी की चेतना को सतत निरंतर जगाए रखते थे, उसके लिए प्रयास करते थे। और उस समय भीमजी खैराज वर्मा करके थे, उसको सिंगापुर में पत्रकारिता के लिए फांसी की सजा दी गई थी। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ऊंचाई से लड़ रहे थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली व्यवस्था है। और दैनिक जागरण के माध्यम से इसमें जो भी योगदान दिया जा रहा है, वो योगदान राष्ट्रयाम जागराम वयम, उस मंत्र को साकार करने के लिए अविरत रूप से काम आएगा। मैं कभी कभी कहता हूं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारे देश में एक कालखंड ऐसा था कि सरकारों को इस बात का गर्व होता था कि हमने कितने कानून बनाए। मैंने दूसरी दिशा में सोचा है। मेरा इरादा ये है कि जब मैं 5 साल मेरा कार्यकाल पूरा होगा, ये तब तक मैं रोज एक कानून खत्म कर सकता हूं क्या, ये इरादा है मेरा। अभी मैंने करीब काफी आइडेंटिफाई किए हैं, सैकड़ों की तादाद में ऑलरेडी कर दिए हैं। राज्यों को भी मैंने आग्रह किया है। लोकतंत्र की ताकत इसमें है कि उसको कानूनों के जंगल में जन सामान्य को सरकार पर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। और मिनिमम गवर्नमेंट का मेरा मतलब यही है कि सामान्य मानवी को डगर डगर सरकार के भरोसे जो रहना पड़ता है, वो कम होते जाना चाहिए। और हमारे यहां तो महाभारत के अंदर जो चर्चा है
शायद उस ऊंचाई को हम पार कर पाएंगे, मैं नहीं कह सकता हूं इस तरह, लेकिन महाभारत में शांति पर्व में इसकी चर्चा है, जिसमें कहा है न राज्यम न च राजासीत न दंडो न च दंडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। न राज्य होगा, न राजा होगा, न दंड होगा, न दंडिका होगी। अगर जन सामान्य अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो अपने आप कानून की व्यवस्था बनी रहेगी। ये सोच महाभारत में उस जमाने में थी। और हमारे यहां मूलतः लोकतंत्र के सिद्धांतों में माना गया था वादे वादे जायते तत्वबोध। ये हमारे यहां माना गया है कि जितने भिन्न भिन्न विचारों का मंथन होता रहता है उतनी लोकतांत्रिक ताकत मजबूत होती है। ये हमारे यहां मूलभूत चिंतन रहा है। और इसलिए जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम उन मूलभूत बातों को लेकर के कैसे चले, उस पर हमारा बल रहना चाहिए। आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारे देश में दो क्षेत्रों की चर्चा हमेशा चली है और सारा आर्थिक नींव उन्हीं दो चीजों के आसपास चलाई गई है। एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर। अगर हमें विकास को जन आंदोलन बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की सीमा में रहना हमारी गति को कम करता है। और इसलिए मैंने एक विषय जोड़ा है उसमें, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड पर्सनल सेक्टर। ये जो पर्सनल सेक्टर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हमें बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी को कौन ड्राइव करता है। कभी कभी लगता है कि जो 12-15 बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, अरबों खरबों रुपए की बातें आती हैं। जी नहीं, देश की इकोनॉमी को या देश में रोजगार देने का सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो हमारे छोटे छोटे लोगों का। कोई कपड़े का व्यापार करता होगा छोटा मोटा, कोई पान की दुकान ठेका लेके बैठा होगा, कोई भेलपुरी पानीपुरी का ठेका चलाता होगा, कोई धोबी होगा, कोई नाई होगा, कोई साइकिल किराए पर देने वाला लोग होगा, कोई ऑटो रिक्शा किराए पर। ये छोटे छोटे लोगों का कारोबार का नेटवर्क हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। ये जो बल्क है वो एक प्रकार से अभी मिडिल क्लास के लेवल पे नहीं आया है, लेकिन गरीबी में भी नहीं है, अभी उसको मिडिल क्लास तक जाने का बाकी है, लेकिन है अपने पैरों पर खड़ा है। पर्सनल सेक्टर को वो ताकत देता है। क्या ऐसी हमारी व्यवस्था न हो जो हमारे इस पर्सनल सेक्टर को हम एम्पावर करें, कानूनी दिक्कतों से उसको मुक्ति दिलाएं, आर्थिक प्रबंधन में उसकी मदद करें। अच्छा, ज्यादातर ये लोग वो हैं बेचारों को साहूकारों के पास पैसे लेकर के काम करना पड़ता है, तो अपनी इनकम का काफी पैसा फिर साहूकार के पास चला जाता है, उसी चुंगाल में वो फंस जाते हैं। आज वे लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर करीब 70% लोग इसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी में से हैं, गरीब और पिछड़े तबके से हैं, ये सारा वर्ग। और वे लोग देश में करीब करीब 12-14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। इतनी ताकत वाले लोग हैं। हर कोई एक को रोजगार देता है, कोई दो को देता है, कोई पार्ट टाइम काम देता है, लेकिन 12 से 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। अगर उनको थोड़ा बल दिया जाए, थोड़ी मदद दी जाए, उनको थोड़ा आधुनिक करने का प्रयास किया जाए, इनकी ताकत है 12-14 में से 15-20 करोड़ तक लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य है। और इसके लिए हमने एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को बल दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को ऐसे आगे बढ़ाया है कि कोई गारंटी की जरूरत नहीं इन लोगों से। वे बैंक में जाए और बैंक की जिम्मेवारी रहेगी उनको मदद करना। 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, कोई ज्यादा रकम उनको चाहिए नहीं, बहुत कम रकम से वो कर लेते काम अपना। अभी तो इस योजना की बहुत बड़ा हो हल्ला अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसे ही साइलेंटली काम हो रहा है, लेकिन अब तक करीब 62 लाख परिवारों को करीब करीब 42,000 करोड़ रुपीस उन तक पहुंचा दिए गए। और ये लोग हैं जो साहस भी करने को तैयार हैं
और अनुभव आया है कि 99% लोग समय से पहले अपने पैसे वापस दे रहे हैं। कोई नोटिस वोटिस देनी नहीं पड़ रही है। यानी कि अगर हम पर्सनल सेक्टर पर कितना बल दें, पर्सनल सेक्टर का एक और पहलू हमने आगे कदम उठाया है, जिस प्रकार से समाज का ये तबका है जो अभी मध्यम वर्ग में पहुंचा नहीं है, गरीबी में रहता नहीं है, एक ऐसी अवस्था है उसकी कि वो सबसे ज्यादा कठिन होती है। लेकिन एक और वर्ग है जो हाईली इंटेलेक्चुअल है, भारत का यूथ पावर है, उसके पास कल्पकता है, नया करने की ताकत है और वो देश को आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ग्लोबली कॉम्पीट कर सकता है। तो जैसे एक इस तबके को हमने स्पर्श करना है, वैसा दूसरा महत्वपूर्ण तबका है ये हमारी युवा शक्ति, जिसमें ये विशेषताएं हैं और इसके लिए हमने मिशन मोड पर काम दिया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये जब मैं स्टार्टअप इंडिया की बात करता हूं तो उसमें भी मैंने दो पहलू पकड़े हैं। हमने बैंकों को कहा कि समाज के बिल्कुल अति सामाजिक दृष्टि से जो पीछे वर्ग के लोग हैं, क्या एक बैंक एक की उंगली पकड़ सकती है? क्या एक बैंक की ब्रांच एक व्यक्ति को और एक महिला को उसको बल दे सकते? 1.25 लाख ब्रांच है देश में। अगर 1.25 लाख ब्रांच एक महिला को और एक गरीब को, उनका अगर हाथ पकड़ ले, उनको नए सिरे से ताकत दे, 2.5 लाख नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने की ताकत हमारी एक एक बैंक की ब्रांच में है। बहुत छोटा काम दिया है, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। और दूसरी तरफ जो इनोवेशन करते हैं, जो ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, और आज जरा ग्लोबल मार्केट है तो प्रगति का सबसे बड़ा आधार है इनोवेशन। जो देश इनोवेशन में पीछा रह जाएगा वो आगे वाले दिनों में इस दौड़ से बाहर निकल जाएगा। और इसलिए इनोवेशन को बल देना है तो हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का मूव चलाया है। ऐसे युवकों को आर्थिक मदद मिले, उनको एक नई पॉलिसी लेकर के भी हम आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत के नौजवानों की जो ताकत है, वो ताकत, ये बहुत बड़ा बदलाव। इन सारी चीजों में आपने देखा होगा कि हम एम्पावरमेंट पर बल दे रहे हैं। कानूनी सरलीकरण भी हो, जिसके कारण भी एम्पावरमेंट होता है। आर्थिक व्यवस्थाएं सुविधा हो, उससे भी एम्पावरमेंट होता है। ग्लोबल इकोनॉमी के संबंध में कहां टिक सकता है, उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए, उस पर बल देना। ये चीजें हैं जिसके कारण आज हमारे देश में हमने काम को सुविधाजनक बनाया। जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको हैरानी होगी, पार्लियामेंट चलती है कि नहीं चलती है। अब डिबेट आप लोगों की कठिनाई है, क्योंकि आपके विषय, क्योंकि आपका भी तो व्यापार तो है ही है। लेकिन इस बार पार्लियामेंट न चलने से एक बात की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। एक ऐसा कानून लटका पड़ा है, और आज सुनने के बाद आपको भी लगेगा भाई ये काम नहीं होना चाहिए क्या। हम एक कानून लाए हैं जिसमें गरीब व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके बोनस के संबंध में, अभी अगर मंथली उसकी 7,000 रुपया से कम इनकम है तो बोनस का हकदार होता है, और 3,500 रुपये तक उसको बोनस मिलता है। हम कानून में बदलाव लाए हैं कि मिनिमम 7,000 के बजाय 21,000 कर दिया जाए। मंथली अगर उसकी इनकम 21,000 मिनिमम है तो वो बोनस का हकदार बनना चाहिए, जो कि अभी 7,000 है। और दूसरा 3,500 जो बोनस की बात है उसको 7,000 कर दिया जाए। ये सीधा सीधा इस देश के गरीब का काम है कि नहीं है। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है, गरीब का हक रुका पड़ा हुआ है। और इस अर्थ में, लेकिन चर्चा क्या होती है, जीएसटी और पार्लियामेंट, जीएसटी और पार्लियामेंट। अरे भाई जीएसटी का जो होगा सब मिलकर के जो भी भागेगा, भारत का भाग्य तय होगा, लेकिन गरीबों का क्या, सामान्य मानवी का क्या। और इसलिए हम संसद चलाने के लिए इनके लिए कह रहे हैं। लोकतंत्र में
संसद से बड़ी कौन सी जगह होती है जहां पर वाद विवाद संवाद विरोध सब हो सकता है। लेकिन हम उस इंस्टीट्यूशन को ही नकार देंगे तो फिर तो लोकतंत्र के इन पर सवालिया निशान होगा। और इसलिए मैं आज जब दैनिक जागरण में जिन विषयों को मूल लेकर के आप चले हैं उस पर बात कर रहा हूं, तो लोकतंत्र में लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद, उसकी गरिमा और सामान्य मानवीय के हितों के कामों को फटाफट निर्णय करते हुए आगे बढ़ाना, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। उसको हम कैसे गति दें, कैसे बल दें और उसको हम कैसे परिणामकारी बनाएं। बाकी तो मैं सरकार की विकास यात्रा के कई मुद्दे कह सकता हूं, लेकिन मैं आज उसको छोड़ रहा हूं, यही काफी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।